हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे गांधीवाद और आज पढ़ेंगे गांधी जी के राजनीतिक विचार। गांधी जी के राजनीतिक विचार। गांधी जी के विचारों को अगर हम राजनीति के रूप में देखें तो गांधी जी ने अहिंसात्मक राज्य की कल्पना की बात उन्होंने कही, लेकिन इसमें भी गांधी जी कहते हैं कि अहिंसात्मक राज्य कैसा होगा, अहिंसात्मक राज्य कैसा होगा ये मैं भी नहीं जानता, ये मैं भी नहीं जानता। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी ने पूरी कल्पना की। उन्होंने कहा इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर डिपेंडेंसी। ये हो सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा, किस चीज पे डिपेंडेंसी होगी, अहिंसक राज्य कैसा होगा ये फ्यूचर ही बताएगा। गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि राज्य अहिंसात्मक जन कल्याणकारी होना चाहिए, जिसमें शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन अहिंसात्मक राज्य कैसा होगा ये गांधी जी ने कहा ये मैं भी नहीं जानता हूं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो अरस्तु जैसे विद्वानों ने स्पष्ट विचारधारा दी, राज्य के प्रति, वैसी विचारधारा गांधी जी नहीं दे पाए। गांधी जी के राज्य की अवधारणा में राज्य कैसा होगा ये तो बताया, लेकिन 100% कैसा होगा ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि गांधी जी विकासात्मक विचारक रहे। इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी समय के साथ अपने आप को अपडेट करते हुए चले गए। धीरे धीरे वो आगे अपने विचारों को बदलते गए। जैसे जैसे समय की रिक्वायरमेंट हुई गांधी जी ने अपने विचारों को अपडेट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये फिक्स विचारधारा पर नहीं थे, इन्होंने समय के साथ अपने विचारों को भी बदलना शुरू किया। इसके बाद हम एक विद्वान हुए हैं बंदूरा। इन्होंने कहा, इसमें आगे एक विद्वान हुए हैं जॉन बी बंदूरा। इन्होंने कहा कि गांधी जी केवल सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक व्यवहारिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन सिद्धांत निर्माता नहीं है। बस अपने को यही बात याद रखनी है। गांधी जी ने सब कुछ किया, सामाजिकता की बात कही, उन्होंने व्यवहारिक की बात कही, बहुत सारी चीजें उन्होंने, सुधार की बात की, जन कल्याणकारी भी की। वो सारी चीजें गांधी जी में हैं, लेकिन क्या नहीं है? एक पॉलिसी मेकर, थॉट मेकर नहीं है, सिद्धांत निर्माता वो नहीं है। जैसे प्लेटो, अरस्तु, बहुत सारे मार्क्स, बेंथम, इक्विनास, सब ने अपना अलग सिद्धांत दिया, लेकिन गांधी जी सिद्धांत निर्माता नहीं है। ऐसा कौन मानता है? जॉन बी बंदूरा मानता है। इसके बाद गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें हम लोग तो ये है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज की बात कर ले हम लोग, बहुत सारे और भी चीजों की बात कर लें, इनके लेख हैं, गांधी जी के भाषण हैं, गांधी जी के पत्र पत्रिकाओं में जो भाषण छपे हैं वो हैं, हिंद स्वराज हैं। इन सब में गांधी जी के अहिंसक राज्य के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं, या अहिंसक राज्य की कल्पना वहां से की जा सकती है। तो जॉन बी बंदूरा ने कहा कि गांधी जी क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं, व्यवहारिक कार्य हैं, जन कल्याणकारी है, सारे काम किए उन्होंने, लेकिन सिद्धांत निर्माता वे नहीं हैं। फिर हिंद स्वराज है, उनके भाषण हैं,
बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं हैं, इन सब का निचोड़ यदि हम निकालें तो गांधी जी के अहिंसक समाज की हम कल्पना वहां से कर सकते हैं। गांधी जी के राजनीतिक विचारों में आगे देखें तो वन बाय वन करके देखते हैं, और ये बड़ा सवाल आएगा यहाँ से कि गांधी जी के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। आज विजुअल कंडीशन में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि वेदर में लाइटिंग की प्रॉब्लम है। वेदर रेनी होने के कारण सनलाइट बहुत ज़्यादा कम है, और इसी वजह से एलईडी का जो रिफ्लेक्स रेट है वो ज़्यादा आ रहा है। राजनीति का आध्यात्मिकरण की हम बात करें तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। गांधी जी ने राजनीति को धर्म से जोड़ने की बात कही थी, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था। गांधी जी ने माना कि राजनीति का मुख्य आधार धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्यों जुड़ा होना चाहिए? क्योंकि धर्म का आधार है नैतिकता, धर्म का आधार है सत्यता, धर्म का आधार है अहिंसा। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा का समर्थन नहीं करता, दुनिया का कोई भी धर्म असत्य पर आधारित नहीं है, दुनिया का कोई भी धर्म जन कल्याण की बात ना करे ऐसा संभव नहीं है। दुनिया का हर धर्म परमार्थ की बात करता है, समानता की बात करता है, देव प्राणी को बहुत अच्छा मानता है, प्रकृति प्रेम ही है, और दुनिया का हर धर्म अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि राजनीति को धर्म से जोड़ना चाहिए और राजनीति में आध्यात्मिकरण का समर्थन हो जाना चाहिए। ये बात किसने कही है? गांधी जी ने कही है। तो इनका राजनीति में जो पहला पड़ाव है, राजनीति की जो पहली सीख है इनकी, इन्होंने कहा कि राजनीति को सीधा धर्म से जोड़ना चाहिए, आध्यात्मिक कर्म से जोड़ना चाहिए। इसका फायदा ये होगा कि राजनीति पवित्र हो जाएगी, और पवित्र होने पर सुशासन व्यवस्था आएगी, जन कल्याणकारी व्यवस्था आएगी। आपको दो बातें यहाँ पर और ध्यान रखनी चाहिए। गांधी जी के विचारों में, राजनीतिक विचारों में आगे देखें तो गांधी जी निरंतर विकासवादी विचार रखते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा आध्यात्मिकरण। आध्यात्मिकरण पर जोर इसलिए देते हैं, यहाँ से सीधा सवाल आता है, राजनीति को पवित्रता पर जोर किसने दिया? गांधी जी ने। गांधी जी ने राजनीति को हमेशा पवित्र बनाने की बात कही, और राजनीति पवित्र कब होगी? जब वो धर्म आध्यात्मिकरण से जुड़ी हुई होगी। निरंतर विकासवादी जैसे जॉन रस्किन है, डेविड थोरो है, प्लेटो अरस्तु मैकियावेली है, थॉब्स है, एक्विनास है, ये सब विद्वान ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पर्टिकुलर मार्क्स आदि हैं, पर्टिकुलर कोई एक थ्योरी दी और वो उसी पे ही कायम रहे अंत तक। उन्होंने उस थ्योरी को चेंज नहीं किया। यानी कि यूं कहें कि एक सिद्धांत वास्तव में होता क्या है, फॉर्मूला एक होता क्या है, जैसे 2+2 एडिशन 2 अगर हम करें तो उसका जो टोटल आएगा वो 4 रहेगा। चाहे हम यहाँ जोड़ लें, चाहे अमेरिका में जोड़ लें, कहीं पर भी जोड़ लें, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आने वाले हैं। उसे हम सिद्धांत कहते हैं। जैसे H2O का फॉर्मूला देखें, एक हाइड्रोजन का और 2 ऑक्सीजन के अणु मिलेंगे तो जल बन जाएगा। चाहे वो कहीं भी हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, ये एज इट इज रहने वाला है, तो इसे हम सिद्धांत कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसे कहीं पर भी किसी के द्वारा भी अप्लाई किया जाए तो उसके जो परिणाम है उसमें कभी अंतर नहीं आता, इसे ही हम क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। तो गांधी जी निरंतर विकासवादी विचारक रहे। इन्होंने अपने विचारों को स्थायित्व नहीं दिया, इन्होंने समय के साथ अपने विचारों में बदलाव किया। जैसे जैसे समय बदलता चला गया, ये विचारों में भी परिवर्तन करते हुए चले गए। अर्थात इन्होंने अपने विचारों में लचीलापन रखा, इन्होंने कभी बाउंडिनेशन बंद विचार व्यवस्था नहीं रखी, कठोर विचार व्यवस्था नहीं रखी। आवश्यकता के अनुसार इन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया। सभी विषयों में समानता मानते हैं। ये अर्थशास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है। इन्होंने तीनों चारों सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया और इसके बाद इन्होंने समानता को ढूंढा। इन्होंने माना कि ये सारी चीजें समाज से जुड़ी हुई हैं और समाज का एक भाग है और सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं। जैसे सामाजिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है और राजनीति फिर से समाज से जुड़ी हुई है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं और ये पूरा एक चक्र बनता है। जैसे समाज में हम लोग देखें तो समाज में राजनीति आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है, आर्थिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है
और सामाजिक किससे जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी व्यवस्था समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो गांधी जी ने ये माना ये अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है, इनमें कॉमन बातें बहुत सारी हैं, इनमें समानताएं बहुत ज्यादा हैं। आदर्श राज्य, गांधी जी के आदर्श राज्य, एक बार सवाल पूछा गया था 2 नंबर का, उसमें सवाल आया था कि गांधी जी के अनुसार आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं लिखें। गांधी जी के अनुसार आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं लिखें। तो प्रमुख विशेषता है हिंसा नहीं होनी चाहिए और बल आधारित दमनकारी शासन नहीं होना चाहिए। ये गांधी जी के आदर्श राज्य की विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सवाल आ चुका है यहाँ से कि गांधी जी के अनुसार आदर्श राज्य क्या है। तो गांधी जी के अनुसार आदर्श राज्य क्या है, जिसमें हिंसा ना हो। हिंसा कब नहीं होगी, जब राज्य में दमनकारी नीतियां नहीं हो। यदि आप किसी का गला नहीं घोटते हैं तो वह आपके विरोध नहीं करेगा। हिंसा कब आएगी, जब राज्य की केंद्रीकृत अवधारणा आएगी, राज्य की दमनकारी शासन व्यवस्था आएगी, राज्य का शासन फोर्सेबल होगा, राज्य के नियम कानून कठोरता से लागू किए जाएंगे, तो उनका क्या होगा, विरोध होगा। और वो विरोध धीरे धीरे किस में बदल जाता है, हिंसा में बदल जाता है, बल। बहुत जगह आपने देखा होगा कि शासन का जो पहला आधार होता है वो होता है मान्यता, विश्वास। हम किसी भी सत्ता को मानते हैं तो उसमें सबसे बड़ा होता है हमारा ट्रस्ट। जैसे क्लास टीचर की बातों को बच्चा इसलिए सुनता है क्योंकि उसकी रेस्पेक्ट करता है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका भरोसा टीचर पर होता है। बहुत सारे प्रशासक ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव है। तो ये तो व्यक्तिवादी विचारधारा हुई। हम बात कर रहे हैं आदर्श राज्य की। तो राज्य का विचार किस प्रकार से हो, राज्य का समर्थन जनता यदि करने लग जाए तो वह स्वतः ही हिट हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राज्य के रूल रेगुलेशन, राज्य की व्यवस्थाएं, राज्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करती, और इसे अराजकतावादी राज्य कह सकते हैं, हिंसात्मक राज्य कह सकते हैं, दमनकारी राज्य कह सकते हैं। तो ऐसे में राज्य बल का प्रयोग करता है, और बल का प्रयोग का विरोध गांधी जी ने किया है। गांधी जी ने कहा है कि शासन और राज्य दोनों ही बल का प्रयोग ना करें, स्वतः ही जो शासन चल रहा है, सहयोग से जो शासन चल रहा है, इस पर इन्होंने जोर दिया है। तो यहाँ से सवाल बना कि आदर्श राज्य पर गांधी जी ने क्या क्या बातें कही हैं। तो पहला हिंसा और दूसरा बल इन्होंने कहा है, और दोनों का ही विरोध गांधी जी ने किया है। फिर मर्यादित राज्य का समर्थन किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी गांधी जी ने ऐसे राज्य का समर्थन किया है जो अपनी बॉर्डर लाइन को ना तोड़े। गांधी जी का मानना है मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, नैतिक प्राणी है। और इससे यदि हम ये बात की मांग करें कि वह कार्य कैसा करे, मर्यादा के अनुसार करे, तो ही संभव है। इस पर जबरन शासन नहीं लादा जा सकता, इस पर हिंसा बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य गांधी जी के अनुसार कैसा है, सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसमें अंतरात्मा का वास है, समाज की गतिविधियों को वो संचालन करेगा, वो समाज में रहता है, समाज के अच्छाई के लिए कार्य करेगा। इसीलिए कैसा रहेगा, वो मर्यादा में रहेगा। इसीलिए गांधी जी के अनुसार सबसे अच्छा राज्य क्या है, मर्यादित राज्य है। जैसे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों में वो सबसे उत्तम मर्यादा वाले थे। उनके अनुसार कभी उन्होंने बॉर्डर लाइन जो समाज की बनी हुई है, एक पुरुष के लिए जो नियम बने हुए समाज में जीने के लिए, उनका उन्होंने समर्थन किया है। मर्यादित राज्य का समर्थन गांधी जी ने क्यों किया, फिर से देखते हैं। मनुष्य गांधी जी के अनुसार कैसा है, सामाजिक प्राणी है और नैतिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ उसमें समाज की गतिविधियों का संचालन आता है। संचालन के कारण वह नैतिकता देखता है, अंतरात्मा की आवाज देखता है, एक दूसरे की भलाई की बात करता है। इसीलिए वो क्या है, नैतिक प्राणी भी है, क्योंकि समाज का आधार क्या है, धर्म। इसीलिए गांधी जी किसका समर्थन करते हैं, मर्यादित राज्य का समर्थन करते हैं। फिर केवल राजनीति और सत्ता पर आधारित राज्य का हमेशा विरोध करते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि गांधी जी ने कैसे राज्य का विरोध किया है। तो इसमें आगे हिंसा और सीमित राज्य भी आएंगे। गांधी जी ने कहा कि ऐसा राज्य जो
राजनीति और सत्ता पर आधारित है। गांधी जी ने क्या कहा कि ऐसा राज्य जो राजनीति और सत्ता पर आधारित है, ऐसे राज्य का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल राजनीति होती है, उसमें लालच आता है, भ्रष्टाचार आता है, अराजकतावाद आता है, दमनकारी शासन आता है, शक्ति आता है और बल आता है। और कहीं ना कहीं गांधी जी ने इन सब का क्या किया है, विरोध किया है। गांधी जी मानते हैं कि केवल राजनीति लालच का कारण है, जबकि होना कैसा चाहिए, कल्याणकारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फिर कहते हैं सत्ता आधारित राज्य की बात करें तो केवल शासन, सत्ता का मतलब क्या है, शासन, सत्ता की बात करें, शासन की बात करें, केवल शासन की बात करें, केवल राजनीति और सत्ता पर आधारित राज्य का विरोध करते हैं। राजनीति की बात हमने कर ली। सत्ता की यदि हम बात करें तो ये केवल शासन की विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा शासन या ऐसा राज्य नहीं होना चाहिए जो केवल और केवल शासन के बारे में सोचे। उसका मूल उद्देश्य जनता की भलाई होना चाहिए, जन कल्याणकारी योजनाएं होनी चाहिए। ऐसा राज्य कभी नहीं चल सकता जिसका मूल आधार केवल और केवल क्या हो, सत्ता का आधारित राज्य को चलाना हो। सत्ता पर फोकस नहीं होना चाहिए राज्य का फोकस होना चाहिए जन कल्याण, जन उपयोगी योजनाएं, अहिंसक समाज का समर्थन, जनता का समर्थन, जनहितकारी योजनाएं, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर इसके बाद गांधी जी अगली बात कहते हैं कि हिंसा पर आधारित राज्य को क्या कहते हैं, अनैतिक संस्था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है राज्य को अनैतिक संस्था किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है। राज्य को अनैतिक संस्था गांधी जी ने क्यों कहा है, क्योंकि ये किस पर आधारित है, हिंसा पर आधारित राज्य है। तो यहाँ से दो सवाल अपने को तैयार हो गए। पहला, हिंसा पर आधारित राज्य किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है। क्यों? राज्य को हिंसा पर आधारित होने के कारण क्या कहा है, अनैतिक संस्था कहा है। और अनैतिक संस्था क्यों कहा है, क्योंकि राज्य किस पर आधारित होता है, हिंसा पर आधारित होता है, इसीलिए इन्होंने इसको क्या कहा है, अनैतिक संस्था की संज्ञा दी गई है। फिर सीमित राज्य का ये समर्थन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सीमित राज्य क्या होता है, जो शासन में कमी लाए, शासन में क्या लाए, कमी लाए, नियम कानून कैसे बनाए, कम, स्वतंत्रता क्या दे, ज्यादा दे, अधिकार क्या दे, ज्यादा। कुल मिला के कहें तो सत्ता में कमी लाए, राज्य अपने अधिकारों में कमी लाए, जनता को अधिकार दे ज्यादा, जनता ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं छिपे कदम, दबे कदम राज्य का विरोध करने का काम किसने किया, गांधी जी ने किया। इसीलिए इनको अराजकतावादी भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है गांधी जी किस प्रकार के विचारक हैं, तो अराजकतावादी हैं। अराजकतावादी का मतलब वे लोग जो राज्य का क्या करते थे, विरोध करते थे। तो गांधी जी ने यहाँ पर जो नेचुरल स्टेट है, जिसको अपन पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी में हम देखते हैं कि राजनीति का जो विकासात्मक दृष्टिकोण है कि राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, उन सारी बातों को गांधी जी नहीं मानते। गांधी जी वास्तव में राजनीतिक राज्य की बात नहीं करते, ये धार्मिक राज्य की बात करते हैं, ये आदर्श राज्य की बात करते हैं, जो धर्म पर आधारित हो, जन कल्याणकारी हो, अधिकार बहुत ज्यादा दे, दमनकारी शासन नहीं हो, धर्मात्माएं इसमें हो, नैतिकता हो, सामाजिक प्राणी हो, एक दूसरे में भ्रातृत्व का भाव हो। ये सारी चीजें गांधी जी के राज्य में दर्शन को मिलती हैं। गांधी जी के राजनीतिक विचारों में आगे देखें तो गांधी जी ने राज्य को राजनीति ही ना करें, ये बात कहते हैं कि केवल राज्य का कार्य राजनीति करना नहीं है, राज्य का मूल कार्य जन कल्याणकारी है। वास्तव में राजनीति क्या है, बल और हिंसा पर आधारित व्यवस्था है, जो राजी अगर कोई ना माने तो बल हिंसा के माध्यम से मनवा लिया जाता है। राज्य को अत्यधिक शक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए। आधुनिक राज्य की यदि हम बात करें, वर्तमान की बात करें, तो नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि यदि शक्ति राज्य बढ़ा लेता है तो उसे युद्ध करने की आवश्यकता है ही नहीं। और शक्ति का सिद्धांत भी यही कहता है कि शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की आवश्यकता कोई महसूस नहीं करता है, या शक्तिशाली राज्य सब डरते हैं, इसलिए उसकी शक्ति से प्रभावित होकर वो युद्ध की तरफ जाते ही नहीं है।
शक्ति का अर्जन करना ही एक प्रकार से युद्ध को टालना हो गया। कमजोर राज्य ही हमेशा भय की स्थिति में रहता है। लेकिन गांधी जी इससे विपरीत सोचते हैं। वे कहते हैं राज्य को अधिक शक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए। क्यों? इससे भय व्याप्त होगा, जनता के पैसे का मितव्ययी होगा, एक प्रकार से गलत खर्च होगा और कहीं ना कहीं अराजकता और हिंसा में वो बदल जाएगा। इसलिए राज्य का सबसे बड़ा कार्य है कि वह ज्यादा शक्ति ना बढ़ाए, आवश्यकता के अनुसार ही रखे। लेकिन यहाँ ये भी बड़ी समस्या है कि आवश्यकता कितनी, कहाँ तक की आवश्यकता वो पूरी कर सकता है, कितनी ज्यादा उसको आवश्यकता उस समय होगी, इसका उल्लेख इन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि अत्यधिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, इससे अराजकता का माहौल होता है, शक्ति की होड़ मच जाती है और पूरे विश्व में तनाव फैल जाता है। राज्य को व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। राज्य का मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में, सार्वजनिक विकास में, व्यक्ति के विकास में अहम योगदान देना चाहिए। केवल राजनीति नहीं करना चाहिए। राज्य ऐसा हो वो हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन में सहयोग की भावना लाए। जैसे वर्तमान राज्य में बात करें तो ये जन कल्याणकारी राज्य है। कैसा? हमारे स्कूल सरकारी हैं, हॉस्पिटल सरकारी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, बहुत सारी मेडिसिन फ्री हैं, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो गरीब आदमी के लिए आगे बढ़ाने के लिए हैं। एकल बालिका योजनाएं हैं, कन्या सबल योजनाएं हैं। तो ये सारी योजनाएं जन कल्याणकारी हैं और व्यक्ति के सहायक बनाती है राज्य को। कहीं ना कहीं अमीरों से टैक्स लिया जाता है और फिर गरीबों की सहायता की जाती है। तो गांधी जी कहते हैं राज्य को व्यक्ति के विकास के लिए क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए। फिर राज्य को अधिक शक्ति व्यक्ति के विकास में अवरुद्ध बनाती है। राज्य यदि अधिक शक्तिशाली हो जाता है तो वे व्यक्ति के विकास को रोकता है। इसीलिए राज्य को सीमित शक्ति वाला होना चाहिए। सीमित शक्ति वाला होगा तो कानून भी कैसे बनाएगा? सीमित शक्ति वाले ही बनाएगा, या दमनकारी कानून नहीं बनाएगा। राज्य बहुत कम शक्तिशाली होना चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता ज्यादा हो, व्यक्ति का अधिकार हो ज्यादा, व्यक्ति के फलने फूलने का टाइम मिले उसे भरपूर और वो विकास बहुत अच्छे से कर सके। क्योंकि हम मानते हैं राज्य शक्तिशाली तो समाज कमजोर, समाज शक्तिशाली तो राज्य कमजोर। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि राज्य बहुत ज्यादा पावरफुल होगा तो समाज अपने आप कमजोर हो जाएगा, क्योंकि राज्य शक्तिशाली होते ही समाज पर क्या कर लेगा? नियंत्रण कर लेगा और उसकी स्वतंत्रता में कमी लाएगा। यदि समाज ज्यादा स्वतंत्र है तो राज्य की शक्तियां अपने आप कम हो जाएंगी। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। स्वतंत्र वातावरण में ही विकास संभव होता है, ये हम जानते हैं कि यदि स्वतंत्रता अधिक नहीं मिल रही है तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं होगा। इसीलिए स्वतंत्रता का होना बेहद जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए उसको नेचुरल कार्य करने की बात होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आज एक बहुत बड़ा स्ट्रेस माइंड में होता है। बोर्ड की एग्जाम है, 12th बोर्ड की एग्जाम है। बच्चा घर से निकलता है तो पेरेंट्स का पहला कमेंट होता है कि बेटा अभी तक तो 11th क्लास थी, इस बार 12th है। तो बच्चे के मन में एक फोबिया होता है, एक डर होता है। जैसे स्कूल आता है, स्कूल का सिस्टम उसे इतना डरा देता है कि बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास है। कोर्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बोर्ड की क्लास है। उसके बाद जब उस पर एग्जाम्स का प्रेशर आता है तो वो अपने आप को लेक महसूस करने लगता है, कमजोर होने लगता है। उसका लेक ऑफ कॉन्फिडेंस यूं कहें तो उसका कमजोर नजर आता है कॉन्फिडेंस। फिर धीरे धीरे वो उस सिस्टम में आता है, तब उसे लगता है कि वास्तव में ये कुछ था ही नहीं। बोर्ड की एग्जाम सबसे इजी एग्जाम होती है क्योंकि इसमें पहले से प्रारूप पता है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरीके के आने वाले हैं, जबकि बाकी एग्जाम्स में हमें प्रारूप नहीं पता होता। और बोर्ड का एग्जाम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होता है। तो स्वतंत्र वातावरण में ही क्या हो सकता है? विकास संभव हो सकता है। इसलिए प्रेशराइज काम कभी लाइफ में नहीं करना चाहिए। फ्री माइंड होके स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेस की बात करें तो सक्सेसफुल रेशियो होता है ज्यादा। विद स्ट्रेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। राज्य के अनुसार कार्य करने पर नैतिकता नहीं होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने बल दिया है धर्म पर। गांधी जी कहते हैं कि राज्य के अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो धर्म हो जाएगा साइड में, नैतिकता हो जाएगी साइड में, सामाजिकता समाज हो जाएगा साइड में, और केवल राजनीति की बात होगी। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि गांधी जी ने राजनीतिक राज्य का तो विरोध किया ही किया है, क्योंकि राजनीति वाला राज्य बल हिंसा पर आधारित होता है। तो ये कहते हैं कि राज्य के अनुसार कार्य करने पर क्या लुप्त हो जाएगी? नैतिकता हो जाएगी। तो फिर राज्य किस पे कार्य करे?
धर्म पर कार्य करे, अहिंसा पर कार्य करे, नैतिकता पर कार्य करे। इसीलिए ये नैतिकता बनी रहेगी और खत्म नहीं होगी। विकेंद्रीकृत आदर्श राज्य की बात करें, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ा था केंद्रीकृत राज्य और विकेंद्रीकृत राज्य क्या होते हैं। केंद्रीकृत राज्य वे होते हैं जो शक्ति का क्या कर लेते हैं, एकीकरण कर लेते हैं। विकेंद्रीकरण राज्य कौन से होते हैं, जो शक्ति को क्या कर देते हैं, चारों तरफ बांट देते हैं। जैसे भारत एक विकेंद्रीकृत प्रशासन का उदाहरण है। हमारे यहाँ केंद्र में संसद है, संसद से शक्ति, संविधान है, उसने संसद को शक्ति दी, संविधान नहीं राज्य को शक्ति दी, और संविधान नहीं पंचायतों को शक्ति दी। तो एक फैलाव हो गया प्रशासन का। तो विकेंद्रीकृत आदर्श राज्य की बात करते हैं गांधी जी, केंद्रीकृत राज्य की बात नहीं करते। केंद्रीकृत राज्य हिंसा बल को बढ़ा सकता है, विकेंद्रीकृत आदर्श राज्य समाज में सहयोग को बढ़ाता है। फिर सर्वांगीण विकास, गांधी जी व्यक्ति के विकास में चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। और आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय की बात करते हैं, ये हम कल भी पढ़ चुके थे। गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा कहाँ रहती है, गांवों में निवास करती है। तो ये कहते हैं कि जो गांवों के समुदाय हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आत्मनिर्भर होने चाहिए। यहाँ हमारे गांधी जी के राजनीतिक विचार होते हैं समाप्त।